गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएससी थर्ड ईयर की जो कोडेटा बुक है उसमें बिफोर क्लासेस में हमने इंट्रोडक्शन बताया था कोडेटा का। कोडेटा के प्राइमरी कैरेक्टर बताए थे और थोड़ा बहुत आउटलाइन क्लासिफिकेशन बताया है। आज हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट लेसन है वो है हर्डमानिया सी स्क्वाड। तो फर्स्ट लेसन जो अपने आता है वह हर्डमानिया। इसको सामान्य भाषा में हम सी स्क्वाड भी कहते हैं। सी स्क्वाड मतलब समुद्री फव्वारा। सी स्क्वाड कहने के इसका एक रीजन है क्योंकि इसमें पानी फव्वारे के रूप में बाहर निकलता है। ठीक है, सबसे पहले हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, फिर इसके हैबिटेट और हैबिट्स पढ़ेंगे, आवास और स्वभाव पढ़ेंगे। ठीक है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, हम कहाँ कहाँ ये पाया जाता है, कौन सी जगह पर पाया जाता है, अपर साइड में पाया जाता है, नीचे यानी बॉटम में पाया जाता है समुद्र के अंदर ये। फिर इसकी जनरल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, वर्गीकरण। ठीक है, तो वर्गीकरण में अगर हम फाइलम की बात करते हैं तो फाइलम है इसका कोडेटा। फाइलम कौन सा है? कोडेटा। ठीक है, और सब फाइलम की अगर बात करें, कौन से फाइलम की बात करें? अगर ग्रुप इससे पहले फाइलम के बाद में हम ग्रुप पढ़ते हैं तो ग्रुप आता है कोडेटा में एक्रेनिएटा। कोडेटा में आने का कारण मैंने आपको पहले ही स्पष्ट कर रखा है कि कोडेटा में वे एनिमल आते हैं जिनके अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होती है। ठीक है, जीवन के किसी न किसी अवस्था में। तो हर्डमानिया जो एनिमल है उसके अंदर जो इसकी जो लार्वा अवस्था होती है जिसे हम एसिडियन टेडपोल लार्वा कहते हैं, उस लार्वा अवस्था के अंदर इसके अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होती है, जबकि एडल्ट संरचना में नोटोकोड प्रेजेंट नहीं होती। अतः हम कह सकते हैं कि हर्डमानिया एक कोडेटा प्राणी है। ठीक है, इसलिए इसको कोडेटा में रखा गया है। दूसरा, फेरेंजियल गिल स्लिट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिसकी फेरिंग्स होती है उसमें गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तीसरा, इसके अंदर जो लार्वा अवस्था होती है उसके अंदर डोर्सल ट्यूबुलर नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, कौन सा सिस्टम? डोर्सल ट्यूबुलर नर्वस सिस्टम। अतः तीनों के तीनों प्राइमरी कैरेक्टर हर्डमानिया की लार्वा अवस्था में प्रेजेंट होते हैं। अतः हर्डमानिया को किसमें इंक्लूड किया गया है? कोडेटा के अंतर्गत। ओके, तो कोडेटा का रीजन ये हो गया। दूसरी बात आती है ग्रुप एक्रेनिएटा। तो एक्रेनिएटा की अगर बात करें तो इसमें क्रेनियम प्रेजेंट नहीं होती, और जिन एनिमल्स के अंदर कोडेटा में क्रेनियम प्रेजेंट नहीं होती है उसे ग्रुप एक्रेनिएटा में रखा गया है। किसमें रखा गया है? एक्रेनिएटा में। ठीक है, अब बात आती है तीसरे स्टेप, सब फाइलम, उपसंग। ठीक है, और सब फाइलम है यूरोकोडेटा। सब फाइलम क्या है? यूरोकोडेटा। ठीक है, इसे हम ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं? ट्यूनिकेटा। और ट्यूनिकेटा नाम पड़ा है हर्डमानिया के शरीर के चारों तरफ।
एक टेस्ट यानी एक आवरण यानी एक कवच पाया जाता है जो किसका बना होता है, ट्यूनिसिन नामक पॉलीसेकेराइड का वो बना होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, ट्यूनिकेटा। ट्यूनिसिन के कारण इसका नाम पड़ा है ट्यूनिकेटा। ठीक है, फिर अगर इसकी हम क्लास की बात करें तो इसकी क्लास है एसिडिएसिया। क्लास क्या है, एसिडिएसिया। और जीनस देखें, इसका गण अगर हम वंश देखते हैं तो ये क्या है, हर्डमानिया। तो ये तो हो गया इसका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। वर्गीकरण के मैंने आपको कोऑर्डिनेटा में रखने का कारण बता दिया है, एक्रिनेटा में रखने का कारण बता दिया है। ठीक है, और आगे की सब फाइलम, क्लास, जीनस, क्योंकि एक्रिनेटा के अंदर 3 सब फाइलम इंक्लूड किए गए हैं पुराने क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। हालांकि जब और ज्यादा डिस्क्रिप्शन हुआ और ज्यादा आविष्कार हुआ, खोज हुई, तब हेमिकोडेटा को नॉन कोडेट्स में रखा जाता है। तो इसमें 2 सब फाइलम आते हैं आज की तारीख में कोडेटा में, यूरोकोडेटा और सिफिलोकोडेटा। यूरोकोडेटा में 3 क्लास आती है, एसिडिएसिया, लार्वेसिया और थैलेसिया। ठीक है, सिफिलो इनके इन क्लासेस में हम सिर्फ कौन सी, इन सब फाइलम्स में यूरोकोडेटा के अंदर हम कौन सी क्लास पढ़ते हैं, यहाँ पे बीएससी थर्ड ईयर में सिर्फ एसिडिएसिया। और एसिडिएसिया का एक ही सदस्य की हम स्टडी करेंगे, वो कौन है, हर्डमानिया, जिसे हम सी पोटैटो भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सी पोटैटो या सी स्क्वैट, समुद्री आलू या समुद्री फवारा। समुद्री आलू कहने का रीजन है क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर ही आलू की तरह होती है। ठीक है, अब हम इसके आवास और स्वभाव की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, आवास और स्वभाव। देखिए, हम इसके आवास और स्वभाव की बात करते हैं तो इसके अंदर हर एनिमल का, जितने भी हम एम्फियोक्सस पढ़ेंगे, पेट्रामाइजोन पढ़ेंगे, जो भी हम एनिमल पढ़ेंगे उन सभी एनिमल्स का हम डिटेल से यहीं पे स्टडी करेंगे। देखिए, हर्डमानिया के हम हैबिट और हैबिटेट्स की बात करते हैं। हैबिट एंड हैबिटेट। देखो, हर्डमानिया जो इंडियन सी, भारतीय समुद्र हैं, उनके अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, और अगर यानी इसकी बात करते हैं तो ये समुद्र में पेंदे के अंदर, कहां पर रहता है ये, पेंदे के अंदर किसी भी आधार या किसी भी सबस्ट्रेट या किसी भी मोलस्कन्स के ऊपर ये चिपकी हुई अवस्था में प्रेजेंट रहता है, या ये कीचड़ या कंकड़ या पत्थरों के अंदर ये धसा रहता है। इसका जो फुट पार्ट है, देखो हर्डमानिया की स्ट्रक्चर आप देखते हो तो हर्डमानिया की स्ट्रक्चर आपको ऐसे मिलेगी। आपको इसके अंदर ये फुट है, ये इतना का फुट मिट्टी के अंदर धसा रहता है, या इसी फुट की सहायता से ये कहीं ना कहीं चिपकी हुई अवस्था में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, देखिए, ये जो हर्डमानिया है इसके अंदर ये फुटा है, ये किसी भी मोलस्कन्स, कंकड़, पत्थर या इनके ऊपर चिपका रहता है, या ये मिट्टी के अंदर ये धसा रहता है। ठीक है, इसका स्वभाव, अगर फीडिंग की बात करें, इसकी बात करते हैं फीडिंग, तो ये फिल्टर फीडर होता है, मतलब भोजन को ये छान कर खाता है। ऐसा नहीं है कि जो भी इसके पास में आया, पानी के साथ में अंदर प्रवेश किया, उन सभी को ये अंदर ले लेगा। ये फिल्टर फीडर होता है, सिर्फ सूक्ष्म दर्शी है,
माइक्रोस्कोपिक डाइटम्स हुए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुए, इन्हीं को ये अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका आवास और स्वभाव। अब अगर हम इसकी एक्सटर्नल फीचर्स देखते हैं, इसकी बॉडी के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं कि इसकी बॉडी कैसी होती है, तो वो देखिए। देखिए, इसकी बॉडी की बात करते हैं तो बॉडी में हमें, मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसकी बॉडी आलू की तरह ऐसे, इसमें 2 अपर्चर होते हैं। ये इसकी बॉडी है। दो छिद्र होते हैं इसमें, एक बड़ा छिद्र होता है ये, और एक छोटा छिद्र होता है ये। ये छिद्र इसके कंपैरिजन में इसकी साइज, यानी इसका जो छिद्र होता है वो छोटा होता है। इसे ब्रेंकियल अपर्चर बोलते हैं और इसे एट्रियल अपर्चर बोलते हैं। ब्रेंकियल छिद्र और एट्रियल छिद्र, ठीक है। ये इसका फुट पार्ट है, जबकि ये जो पोर्शन है वो है बॉडी प्रॉपर। इसी में टोटल बॉडी के ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। टोटल जिसे विसरल ऑर्गन्स बोलते हैं वो टोटल इसी में प्रेजेंट होते हैं। मसल्स इसी में होती हैं। जबकि जो फुट पार्ट है नीचे वाला, वो सिर्फ और सिर्फ ट्यूनिसिन नामक पॉलीसैकेराइड से मिलकर बना होता है। और इसके ऊपर ये ट्यूनिसिन का कवच है। इसीलिए इस जीव को ट्यूनिकेटा में रखा गया है। ट्यूनिकेटा कहा जाता है। ये टेस्ट है, ये क्या है? टेस्ट, चोल। जैसे अपनी स्किन के चारों, अपने शरीर के चारों तरफ स्किन का कवच है, उसी तरह से इसके अंदर टेस्ट का आवरण पाया जाता है, जिसे ट्यूनिसिन नामक पॉलीसैकेराइड, ये क्या है? पॉलीसैकेराइड है। ठीक है। ये इसकी ये जो पोर्शन है वो डोर्सल है, यानी पृष्ठ सतह, और ये जो सरफेस है इसकी वेंट्रल सरफेस, अधर सतह। ये भाग एंटीरियर है, अग्र भाग, और ये है पोस्टीरियर, पश्चिम भाग। इस छिद्र को बोलते हैं ब्रेंकियल अपर्चर, ब्रेंकियल छिद्र। हिंदी में क्या बोलते इसको? ब्रेंकियल छिद्र। और ये ब्रेंकियल छिद्र एक साइफन में ओपन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ब्रेंकियल साइफन। ये है एट्रियल छिद्र। एट्रियल छिद्र को बोलते हैं इंग्लिश में अपर्चर। और इस ये भी जिस साइफन में ओपन होता है उसे बोलते हैं एट्रियल साइफन। देखो, पानी इस छिद्र से अंदर प्रवेश करता है, ठीक है, और इस छिद्र से बाहर निकलता है।
अंदर प्रवेश करने वाला जो छिद्र होता है बॉडी के अंदर, जहां से पानी प्रवेश करता है, उसे बोलते हैं ब्रेंकियल छिद्र। और जिधर से पानी बाहर निकलता है उसे बोलते हैं एट्रियल छिद्र। ठीक है, अब बात करते हैं कि ब्रेंकियल और एट्रियल में, एट्रियल की अगर बात करते हैं कि एट्रियल से जो पानी बाहर निकलता है वो प्रेशर के साथ में बाहर निकलता है, जिससे क्या होता है इसके अंदर यहां से पानी फव्वारे के रूप में बाहर निकलता है। किस रूप में बाहर निकलेगा? फव्वारे के रूप में। ये छिद्र चौड़ा होता है, अतः यहां से पानी ज्यादा प्रवेश करता है। ये छिद्र छोटा है, सकरा है, नैरो है, अतः इससे पानी बाहर ज्यादा निकलता है। दोनों के दोनों छिद्र 4 होस्टों के द्वारा गिरे रहते हैं। किसके द्वारा गिरे रहते हैं? होस्टोलेप्स। ऐसे जैसे ये छिद्र है, ऐसे इसमें ऐसे, और इनके अंदर मसल्स पाई जाती है यहां पे ऐसे, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स ऐसे और सर्कुलर मसल्स ऐसे। लॉन्गिट्यूडिनल लंबे वाली है और सर्कुलर जो गोल में है, इस साइफन के चारों तरफ प्रेजेंट होती है। ये मसल्स, ये क्या है? पेशिया। इसके अलावा ब्रेंकियल एट्रियल के बीच में भी मसल्स प्रेजेंट होती है, एट्रियो ब्रेंकियल मसल्स बोलते हैं उन्हें। ठीक है, तो ये एक तरह से। अब देखो, हम इसके टेस्ट की बात करते हैं कि सबसे पहले हम टेस्ट की बात करेंगे, फिर मेंटल आता है, उसके बाद में फिर पूरी बॉडी आती है, क्योंकि टेस्ट के नीचे क्या प्रेजेंट होता है? मेंटल। ठीक है, तो टेस्ट की बात करें तो टेस्ट की स्ट्रक्चर की बात करें तो टेस्ट में निम्न प्रकार की संरचनाएं प्रेजेंट होती है। ठीक है, टेस्ट सबसे पहले आता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की बात करते हैं तो मैट्रिक्स बना होता है ट्यूनिसीन नामक पॉलीसेकेराइड का। ये लिक्विड फॉर्म में होती है, मैट्रिक्स है। ठीक है, सेकेंड स्ट्रक्चर आती है इसमें सेल्स। अब सेल्स की अगर बात करते हैं तो इसमें कई प्रकार की सेल्स प्रेजेंट होती है, जैसे लार्ज इओसिनोफिल सेल, स्मॉल इओसिनोफिल सेल्स। लार्ज इओसिनोफिल सेल्स, स्मॉल इओसिनोफिल सेल्स, अमीबॉइड सेल्स। ठीक है, ये इसके अलावा जैसे स्मॉल इओसिनोफिल सेल्स मैंने बताई दी। एक आती है स्पेरिकल, कौन सी आती है वो? स्पेरिकल वैक्यूलेटेड सेल्स, स्पेरिकल वैक्यूलेटेड सेल्स। ग्रेन्युलर, अतः ये 5-6 प्रकार की जो सेल्स होती है इसके अंदर प्रेजेंट होती है। इनके अलावा इसमें नर्व सेल्स भी प्रेजेंट होती है। कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है? नर्व सेल्स, तंत्रिका कोशिकाएं। ठीक है, ये तो होगी। देखो, पहला मैंने क्या बताया आपको? मैट्रिक्स। सेकंड बताया मैंने सेल्स। और थर्ड जो स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होती है वो होती है स्पाइक्यूल्स, कंटिकाएं। और कंटिकाओं की अगर बात करते हैं
कंटिकाएं कांटेनुमा संरचनाएं होती है। ठीक है, स्पाइक्यूल्स आर हर्मानिया आर कैलकेरियस स्पीसीज ऑफ डिफाइन सेफ। ठीक है, एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स के अंदर ये पड़ी हुई एम्बेडेड रहती है, बिखरी हुई अवस्था में प्रेजेंट होती है। स्पाइक्यूल्स इन्हें कंटिकाएं बोलते हैं। और स्पाइक्यूल्स की अगर बात करते हैं तो स्पाइक्यूल्स दो प्रकार की होती है। स्पाइक्यूल्स कितनी प्रकार की होती है? 2 टाइप्स की। फर्स्ट है स्मॉल स्पाइक्यूल्स। स्मॉल के अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो कोन शेप में होती है, ऐसे इस प्रकार की, जिसमें रिंग्स होती हैं, 15-20 इसमें रिंग्स होती हैं और रिंग्स पर स्पाइक्स लगे होते हैं ऐसे। ये किस शेप में है? कोन शेप में। ये स्मॉल स्पाइक्यूल्स हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सेकंड, जिन्हें मेगा, ये माइक्रो स्पाइक्यूल्स कह सकते हैं इनको स्मॉल लेकर के आप माइक्रो कहिए। फिर है मेगा स्पाइक्यूल्स या मैक्रो स्पाइक्यूल्स। और मैक्रो स्पाइक्यूल्स कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, शेप के आधार पर। किसके आधार पर? शेप के आधार पर। एक होती है पिपेट लाइक। पिपेट लाइक की अगर बात करते हैं तो अपनी केमिस्ट्री जो लैब होती है, केमिस्ट्री में आपने कभी अगर प्रैक्टिकल किया है तो उसमें पिपेट होती है। क्या होती है? पिपेट। और पिपेट की स्ट्रक्चर होती है ऊपर और नीचे से होती है, क्योंकि बीच में वो फूली हुई स्ट्रक्चर के रूप में प्रेजेंट होती है। मैं आपको यहाँ पे डायग्राम बना के दिखा रहा हूं कि कैसे होती है स्पाइक्यूल्स। देखिए, ऐसे बीच में से फूली हुई और दोनों किनारों से और इसमें रिंग्स ऐसे प्रेजेंट होती है। इनमें रिंग ज्यादा प्रेजेंट होती है, बड़ी होती है और इनके ऊपर स्पाइक्स लगे होते हैं, कांटे से लगे होते हैं। ये इसका कंकाल बनाने का काम करती है स्पाइक्यूल्स। जो भी स्पाइक्यूल्स होती है वो स्केलेटन। कई बार क्वेश्चन आ चुका है अपने एग्जाम में, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में, अदर यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा कंपटीशन के एग्जाम में और एमएससी एंट्रेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है कि स्पाइक्यूल्स यानी क्या होती है और कितने प्रकार की स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट होती है हर्मानिया के अंदर। ये पिपेट लाइक है। एक होती है स्पिंडल लाइक, स्पिंडल शेप में होती है। वो कौन सी होती है? स्पिंडल शेप में होती है स्पाइक्यूल्स। स्पिंडल लाइक स्पाइक्यूल्स होती हैं, वो बड़ी होती है ऐसे ऐसे, जिसमें रिंग्स काफी प्रेजेंट होती हैं। उसमें से बीच में से ये फूली हुई स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया अपने हर्मानिया की जो टेस्ट था। टेस्ट में मैंने आपको 4-5 चीजें बताई है। मैट्रिक्स बताया जो ट्यूनिसिन नामक पॉलीसेकेराइड का बना होता है। सेल्स होती है, सेल्स 8-7 प्रकार की इसमें सेल्स होती है। ठीक है, नर्व सेल्स है, इओसिनोफिल सेल्स है, बेसोफिल सेल्स है, स्मॉल इओसिनोफिल सेल्स है, लार्ज इओसिनोफिल सेल्स है, ग्रेनुलेटेड है। ठीक है, स्पेरिकल वैक्यूलेटेड सेल्स हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको स्पाइक्यूल्स के बारे में बता दें। स्पाइक्यूल्स 2 प्रकार की होती है, माइक्रोस्पाइक्यूल्स और मेगा यानी मैक्रोस्पाइक्यूल्स। माइक्रोस्पाइक्यूल्स कोन शेप में होती है और मैक्रोस्पाइक्यूल्स 2 प्रकार की होती है, पिपेट लाइक होती है और एक स्पिंडल शेप में होती है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, इसके अलावा इसमें ब्लड वेसल्स का जाल बिछा होता है मैट्रिक्स में। इसकी जो टेस्ट होता है इसमें किसका जाल बिछा होता है? ब्लड वेसल्स का। और ब्लड वेसल्स का अगर जाल देखते हैं
तो इसमें देखो जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो एक स्पेशल कैरेक्टर ली हुई होती है इसमें। देखो ब्लड वेसल्स की बात करते हैं, जैसे ये ब्लड वेसल्स हैं, इन ब्लड वेसल्स का जो अंतिम सिरा होता है ऐसे फूली हुई स्ट्रक्चर में होता है, ऐसे ये ब्रांच्ड होती है लेकिन इसका अंतिम सिरा ऐसे फूली हुई स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं एम्पुला, और यह है वेस्कुलर एम्पुला। क्या होता है? वेस्कुलर एम्पुला। इसमें ब्लड फिल रहता है, ब्लड यानी ब्लड भरा रहता है, जिसके कारण हडमानिया के ऊपर पानी डालते ही उसकी पूरी बॉडी के ऊपर की तरफ, फुट के ऊपर जो बॉडी प्रॉपर पार्ट है उसमें पिंक कलर के स्पॉट नजर आते हैं। वो इसी कारण से होते हैं, वेस्कुलर एम्पुला के कारण ही। और ये पूरी ऊपर बॉडी प्रॉपर में, पूरी बॉडी के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं, जाल बिछा रहता है, ठीक है। इसी कारण से हडमानिया की बॉडी ऊपर से पिंक कलर के स्पॉट दिखाई देते हैं। और अगर ब्लड वेस्कुलर एम्पुला की बात करें तो इनका कार्य है, ये सहायक श्वसन अंग होते हैं, सहायक श्वसन अंग होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर से जैसे ही पानी गुजरता है, इनके ऊपर से जैसे ही पानी गुजरता है तो पानी में ऑक्सीजन इन वेस्कुलर एम्पुला में भरे हुए ब्लड के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया जाता है। अतः ये एक सहायक श्वसन अंग की तरह वर्क करता है, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे हडमानिया के एक जनरल एक्सटर्नल फीचर्स की बात हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम एक जनरल एनाटॉमी और इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में भी करेंगे, रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। आज मैं जो भी होगा, जितने नोट्स हैं मैं आपको यहां तक के सेंड कर दूंगा। जय हिंद।